हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर एंड एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत समझने का प्रयास करेंगे। तो समय को न वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और इसे हम किताबी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नैतिक विकास। नैतिक विकास से हमारा तात्पर्य बालकों में उचित व अनुचित व्यवहार में अंतर करके उसके अनुरूप वांछनीय व्यवहार करने की क्षमता से है। जैन डेन के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसके सहारे बच्चे उन नियमों को सीखते हैं जो उन्हें दिए गए व्यवहार को सही तथा दूसरे को गलत मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है तथा इन नियमों के आलोक में अपनी क्रियाओं को निर्देशित करता है। कहने का भाव यह है कि नैतिक विकास से हम समझ सकते हैं कि इसको जैन डेन के अनुसार जिसके सहारे बच्चे नियमों को सीखते हैं और उन्हें दिए गए व्यवहार को सही या गलत मूल्यांकन करने में सहायता करता है, तो ये नैतिक विकास के अंतर्गत आता है जिससे उन्हें सहायता प्राप्त होती है। या हम कह सकते हैं इन नियमों के आलोक में अपनी क्रियाओं को निर्देशित करता है, यानी उन्हीं क्रियाओं के अनुसार नियमों का पालन करता है। नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास एक ऐसा प्रतिमान है जिसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से अधिगम व अर्जन से होता है। इसका किसी भी अन्य कार्य के अधिगम की तरह जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी जो ये नैतिक विकास की प्रक्रिया है ये भी जीवन पर्यंत चलती रहती है और अन्य प्रकार की विकास प्रक्रियाओं की तरह मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं यानी इसी प्रकार से अन्य प्रक्रियाओं की तरह ये नैतिक विकास के सिद्धांत की जो प्रक्रिया है ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था आदि में ये आगे बढ़ता रहता है। यह इस तरह किस रूप में विभिन्न अवस्थाओं में आगे बढ़ता है इसके बारे में जानने और समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों ने काफी अनुसंधान किए हैं। यानी नैतिक विकास के सिद्धांत को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोग किए, जो समाज पर, बच्चों पर कई शोध किए, अनुसंधान किए और फलस्वरूप इस संबंध में अपने नैतिक विकास सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और वैज्ञानिकों ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत अपने नैतिक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब जानते हैं इनमें से एक प्रमुख सिद्धांत है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, और इससे पहले लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर देख लें, उपलब्ध है। तो चलिए जानते हैं जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का विचार था कि बच्चों के नैतिक निर्णयों का विकास एक निश्चित तार्किक क्रम में होता है जो बच्चों के बौद्धिक विकास पर आधारित होता है। यानी जीन पियाजे का विचार था कि बच्चों में जो नैतिक निर्णयों का जो विकास होता है एक निश्चित और तार्किक क्रम में होता है जो बच्चों के बौद्धिक विकास पर आधारित होता है। इसी आधार पर उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे उन्होंने दो क्रमिक
अवस्थाओं में रखा। यानी उन्होंने जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को 2 क्रमिक अवस्थाओं में रखा। जिसके अंतर्गत पहली अवस्था है 2 क्रमिक अवस्थाओं में, एक पहली अवस्था है परायत्त नैतिकता की अवस्था। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था भी कहा जाता है। यानी परायत्त नैतिक अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था भी कहा जाता है। नैतिक विकास की यह पहली अवस्था होती है। कौन सी? परायत्त नैतिकता की अवस्था। इसको हम नैतिक वास्तविकता की अवस्था भी कहा जाता है, जिससे होकर प्रायः सभी बच्चे गुजरते हैं। यानी इस अवस्था से होकर सभी बच्चे गुजरते हैं और यह अवस्था लगभग 2 वर्ष से 8 वर्ष की आयु तक की होती है। यानी 2 से 8 वर्ष तक की अवस्था को हम परायत्त नैतिकता की अवस्था कहते हैं। पियाजे ने स्पष्ट किया है कि इस अवस्था की शुरुआत बच्चों एवं वयस्कों में असमान अंतःक्रिया से होती है। इस अवस्था में प्राक स्कूली अवस्था तथा आरंभिक स्कूली साल दोनों ही सम्मिलित होता है। इस अवस्था में बच्चे सत्तावादी वातावरण में डूबे हुए होते हैं। यानी 8 साल की अवस्था ये जो है, इस अवस्था में बच्चे 8 वर्ष तक की अवस्था की आयु के बच्चे सत्तावादी वातावरण में डूबे होते हैं और जिसमें उनका स्थान निश्चित रूप से वयस्क से घटिया या नीचे यानी इन्फीरियर होता है या नीचे चला जाता है या नीचे होता है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक नियम का जो संप्रत्यय विकास होता है वह निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ होता है। यानी इस अवस्था में बच्चों में नैतिक नियम का जो संप्रत्यय विकसित होता है वह निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ होता है। शायद यही कारण है कि इस अवस्था को नैतिकता वास्तविकता की अवस्था या दबाव की नैतिकता की अवस्था कहा जाता है। यानी इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था या दबाव की नैतिकता की अवस्था कहा जाता है। यानी इसमें बच्चों को नैतिक नियमों का पालन करना पड़ता है, तो इसलिए इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे यह समझते हैं कि कोई नियम बाह्य प्राधिकार जैसे इस अवस्था में बच्चे यह समझते हैं कि कोई भी नियम वह प्राधिकार जैसे माता पिता की ओर से आते हैं, जिसे हर हालत में उन्हें स्वीकार करना है। यानी यदि माता पिता कोई नियम नैतिकता के लिए अगर बताते हैं या बच्चे इस बात को इस अवस्था में समझ जाते हैं कि यदि कोई माता पिता की ओर से कोई नियम अगर बताया जाता है तो उस नियम को हर हालत में उन्हें स्वीकार करना होगा और वे निर्विवाद होते हैं तथा वे समय के साथ परिवर्तनशील नहीं है। यानी उन नियमों को मानना ही पड़ता है, उस नियम को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वे आज भी रहेंगे और कल भी रहेंगे। यानी जो वर्तमान में है वो नियम वो आने वाले समय में भी रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इस अवस्था में पूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप नैतिक निरपेक्षवाद बना रहता है। यानी ये पूरी तरह से नैतिक निरपेक्षवाद रहता है। बच्चे यह भी समझते हैं कि इन
नियमों से किसी भी तरह के विचलन से उन्हें सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा। तो कहने का भाव यह है कि बच्चे भी इस बात को समझ जाते हैं कि इन नियमों के अगर हम विपरीत चलेंगे तो हम दंड के भागी होंगे, अर्थात हमें दंड दिया जाएगा। अगला है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। पहला वाला नियम था परायत्त नैतिकता की अवस्था और यह है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। यह अवस्था बड़े बच्चों में यानी 9 से 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। तो 9 से 11 वर्ष की आयु में कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था प्रारंभ होती है। 9 से 11 वर्ष की आयु की अवस्था को स्वायत्त नैतिकता की अवस्था भी कहा जा सकता है, जहां परायत्त नैतिकता बच्चों तथा वयस्कों के बीच असमान संबंध से उत्पन्न होती है, यानी छोटे बड़े का भाव होता है। वहीं स्वायत्त नैतिकता बच्चे के समान स्तर के लोगों अर्थात साथी संगी के बीच संबंधों से उपजती है, यानी जो उनके हम उम्र के जो बच्चे होते हैं तो ये समान स्तर के लोगों के साथ अर्थात साथी संगी के भी संबंधों से उपजती है। इस ढंग का संबंध जब सामान्य बौद्धिक वर्धन वयस्कों के दबाव में कमी के साथ संयोजित हो जाता है तो इससे बच्चों में एक विशेष तरह की नैतिकता विकसित होती है। यानी जब सामान्य बौद्धिक वर्धन वयस्कों के दबाव में कमी के साथ संयोजित हो जाता है तो इससे बच्चों में एक विशेष तरह की नैतिकता विकसित होती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा तर्क संगतता यानी उस समय तर्क संगत की स्थिति बन जाती है, लचीलापन तथा सामाजिक चेतना की विशेषताएं होती हैं। तो उस समय जो है इन बातों के अलावा जो है तर्क संगतता, लचीलापन तथा सामाजिक चेतना की विशेषताएं होती हैं। अपने साथी संगी के संबंधों यानी पीयर रिलेशनशिप के माध्यम से बच्चों में न्याय का एक ऐसा ज्ञान विकसित होता है, यानी उस समय तर्क करने लगता है और तर्क के साथ उसमें लचीलापन आ जाता है और सामाजिक चेतना भी जागृत हो जाती है, जिसमें दूसरे के अधिकारों के लिए भी चिंता करने लगता है तथा मानव संबंध में समानता तथा पारस्परिकता आदि आज दिखलाई जाती है। यानी उस समय जो है दूसरे के अधिकारों के लिए भी चेतना जागृत हो जाती है और मानव संबंध में समानता तथा पारस्परिकता आदि चेतना दिखलाई देने लगती है। सचमुच में पियाजे स्वायत्त नैतिकता को एक प्रजातंत्रात्मक तथा समतावादी मानते हैं, जो पारस्परिक आदर तथा सहयोग पर आधारित होती है। इस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि सामाजिक नियम एक मनमाना अनुबंध होता है। यानी इस अवस्था में बच्चा अब यह समझने लगता है कि सामाजिक नियम एक मनमाना अनुबंध होता है, जिसके बारे में प्रश्न उठाया जा सकता है तथा जिसमें परिवर्तन संभव है। यानी उस कहने का भाव यह है कि वह बच्चे में समझ आ जाती है और वो सामाजिक नियमों का एक
मनमाना अनुबंध मान लेता है और जिसके खिलाफ वो प्रश्न करने लगता है गलत और सही का, तथा जिसमें परिवर्तन संभव है और उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। प्राधिकार के प्रति अनुपालन दिखलाना न तो आवश्यक है और न ही हमेशा वांछनीय यानी डिजायरेबल है। दूसरे यानी बच्चे दूसरों के भावों एवं विचारधाराओं को उनके व्यवहार का मूल्यांकन करने में उन पर ध्यान देता है। वे स्पष्टता यह कहते हैं कि जब भी किसी को दंडित किया जाना है तो गलत करने वाले व्यक्ति के इरादे को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहाँ पर चेतना जागृत हो जाती है बच्चे में और वो गलत सही का निर्णय करने लगता है। तो किसी को दंड देने से पहले गलत और सही की पहचान करना आवश्यक है तथा उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी ध्यान में रखना चाहिए। दंड का स्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में होना चाहिए ताकि किए गए हानि की पूर्ति हो सके। व्यक्ति को शिक्षित भी किया जाना चाहिए ताकि वह दोबारा ऐसी गलती ना करे और इस अवस्था में बच्चे समतावादी नियमों के समर्थक बन जाते हैं ताकि सबके लिए समान न्याय हो सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।